हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे आप सभी जानते ही हैं, मैं आपको 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी कवर करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको 6 क्लास की, 7 क्लास की तथा आज लास्ट चैप्टर है 8th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो यूट्यूब में आप मेरे जाके शिक्षा विद आशा के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए लास्ट चैप्टर 8th क्लास का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करें, जिसका नाम है हमारा 6 चैप्टर है मानव संसाधन। कि मानव संसाधन किस प्रकार है, क्या क्या रीज़न है। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि लोग को वहाँ पे रहना होता है, जिसके लिए उनको लेन देन करना पड़ता है। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोग के लिए उपयोगी होता है। लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए जो ज़रूरत, अगर लोग रह रहे हैं तो उनको ज़रूरत वाली चीज़ें भी चाहिए होती है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों को आने जाने के लिए मना कर रखा है, पर उनको नीड होती है हर चीज़ ज़रूरत के लिए, तो उनको बाहर निकलना ही पड़ता है। योग्यताओं से उसे संबंध में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार मानव ही अंतिम संसाधन माना गया है, जिनको स्वस्थ, शिक्षित, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। ठीक है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, पढ़े लिखे स्तर पर, आयु के स्थान, लिंग के स्थान एक दूसरे पर भिन्न होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपकी क्लास है, आपके घर में ही आपके बहन भाई होंगे, सबके कोई लड़का होगा तो कोई लड़की होगी, लिंग अलग अलग होंगे। ठीक है। उनकी आयु डिफरेंस होगी तो सब बनने के उनके, अगर वो कुछ बनना चाहते वो भी डिफरेंस होगा। रेयर चांस है कि सेम बनने वाले होंगे अपने फ्यूचर में, बट अभी लक्षण अलग अलग देखने को मिलते हैं। उनकी संख्या, उनके लक्षण भी बदलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। ये कहते हैं मेरे गांव में 1000 लोग हैं। अपने विचार में विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। तो सबके व्यू होते जानने के, सबके अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय है। मानव संसाधन एक मंत्रालय है। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए, इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए किया गया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। PKVI ने 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 216 से 220 तक प्रशिक्षित करने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की। ठीक है, शिक्षित बनाया। तथा इस योजना का उद्देश्य संभाव्य मौजूद रोजगार अजर्क गुणवत्ता, क्वालिटी के आधार पर परीक्षण प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए यह योजना चलाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो जनसंख्या का वितरण किस प्रकार हम कर सकते हैं? तो आइए पढ़ते हैं। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। तो 1 मार्क्स में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है जो भूमि पर जितने लोग रहते हैं उन्हें जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। यदि 90% हमारी जगह है, उसमें से 30% लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, मतलब उसको जानना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं, कुछ विरले बसे हुए हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे बिल्कुल पास पास है और कुछ इतने हैं दूर तक बसे हुए हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी घने बसे क्षेत्र में ये माना गया है। उच्च अक्षांश क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय, उच्च पर्वतीय, विषुवतीय वन के क्षेत्रों में बहुत कम लोग देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, विषुववृत्त वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग
देखने को मिलेंगे। विश्व की कुल संख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार विश्व में 60% लोग केवल 10 देशों में ही रहते हैं। ऐसे 10 देश हैं जहाँ पे 60% लोग ही पाए जाते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं तो जनसंख्या आप देख सकते हैं कितनी अधिक बढ़ती है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके घर पे कितने प्रतिशत या कितने लोग मेंबर हैं। जनसंख्या का घनत्व किस तरह पता चलता है? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन जान सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि घनत्व किसे कहते हैं या जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं और इसे किसमें मापा जाता है। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं और यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी में देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट और चलते हैं कि भारत की जनसंख्या औसत घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर माना गया है। कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आइए लड़का क्या कह रहा है देखते हैं। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखाई देती है। जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभी भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्योंकि अभी लड़की कहती है क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आते हैं तब भी सभा भवन भरा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम जानेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भौगोलिक कारक। स्थलीय कीर्ति क्या होती है? लोग सदैव पर्वतों पठारों की तुलना में मैदानों भागों में रहना ही पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती विनिर्माण द्वारा निर्माण करना सभी क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एंडीज, अल्पस और हिमालय जैसी पर्वतमाला यहाँ पर बसी हुई है। ऐसे ही वायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी होती है, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा, अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। ठीक है, ठंडी होने के कारण पक्षी भी यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते, जिससे वे उड़ के दूसरे देश में आ जाते हैं। फिर सामान्य तापमान होने पर वो वापस चले जाते हैं। मृदा। ठीक है, इसका अलग कारण है मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हवाई ही, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे होते हैं। जल किस प्रकार प्रभावित करता है? जो लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर अनलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, मतलब जहाँ पर खारा पानी पाया जाता है। विश्व की नदी घाटे में बसे हुए क्षेत्र है, जबकि मरुस्थलीय विरलीय संख्या में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। खनिज क्या है? ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे होते हैं। यहाँ पर खनिज वाली जगह पर अत्यधिक लोग देखने को आपको मिलेंगे। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान होती है। मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इस क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। ये क्रियाकलाप आपको करके देखना है। चित्र 6.2 को देखें और पता लगाएं कि इनमें से कितने देश एशिया में हैं। संसार के मानचित्र में उन्हें विभिन्न रंगों से चिन्हित कीजिए। ठीक है, निशान लगाएं। सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक कारक कौन कौन से? आर्थिक कारक क्या है?
औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका, भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारकों से धर्म, संस्कृति, महत्व वाले संसाधनों को लोगों द्वारा आकर्षित होते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी, ये कुछ इसके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। सामाजिक कारक कौन से हैं? अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाजनक क्षेत्रों में अत्यधिक घने बसे होते हैं, इसकी ये उदाहरण हैं। क्या आप बता सकते हैं जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार आता है? जनसंख्या परिवर्तन में तापर एक निश्चित अवधि, मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं होती, आपको पता ही है। अगर 10 विश्व की जनसंख्या है तो कोई लोग किसी की मृत्यु भी होती है तो कोई जीवित पैदा भी होता है। जितने लोग की मृत्यु होती है उससे कई ज़्यादा पैदा भी होते हैं, तो इस बीच जनसंख्या कभी भी स्थिर नहीं होती। यह कई गुना बढ़ गई है, जैसे 6.3 में दिखाया गया है। क्यों? ऐसा वास्तव में जन्म मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। जिस प्रकार हमारी जनसंख्या में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मानव इतिहास की लंबी अवधि सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मतलब जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया है, जनसंख्या में परिवर्तन होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक ये है कि जितने लोगों की मृत्यु होती है उससे कई लोग ज़्यादा पैदा भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाजनक नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित उनको लाभ नहीं मिलते हैं। सभी लोग के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है, ना यहाँ पे भोजन को प्राप्त होता है। किसान सभी लोग की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं होते, उनको भोजन नहीं मिल पाता है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हो जाती है, जिससे इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ पाती। 1804 में किसमें 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, इतनी बढ़ गई थी। 250 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। जनसंख्या विस्फोट कहते हैं इसे, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं जनसंख्या का बढ़ना। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी से 6 अरब हो गई। इस वृद्धि के कारण मुख्य कारण ये है कि खाद्य आपूर्ति या औषधि के कारण मृत्यु दर कम हो गया है, कि उनको खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिलना, औषधि से उनका बचाव होना, तो उनका मृत्यु दर कम हो गया, तब जनसंख्या हमारी बढ़ती गई। जैसे कि हमारी भारत में भी देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जब तक बच्चे पैदा करने का सिस्टम में अभी तक रहा है। जन्मों का साधारणता, इसका मतलब क्या होता है? जन्म दर में आंका जाता है, जैसे जन्म दर आधार प्रति इकाई 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, और मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या पर मापा जाता है। जितने लोग पैदा होते हैं उसे जन्म दर कहते हैं, जितने लोगों की मृत्यु होती है उन्हें मृत्यु दर कहते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष में लोग के आने को प्रवास कहते हैं। प्रवास क्या होता है? यदि लोग हमारी कंट्री में आते हैं तो उसे प्रवास के नाम से जानते हैं। जन्म और मृत्यु संख्या परिवर्तन के कारण भी होता है। ऐसे देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है विश्व में, ये रह गया हमारा शब्दावली के बारे में जानेंगे। जितनी भी ऐसे चैप्टर में शब्दावली होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसको रीड करना, लर्न करना ना भूलें, तथा अलग से कॉपी बना के उसके बारे में ज़रूर लर्न करें। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, साथ में आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो भी क्रैक होते हुए नज़र आएंगे, तथा आपको मीनिंग की जानकारी ज़्यादा होगी।